बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सबसे पहले आपको फाइला की लिस्ट में याद दिला। पहला फाइलम था पोरीफेरा, फिर निडेरिया, फिर प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, मोलस्क, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इससे आगे कॉर्डेटा है और हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेटा के बीच में है, यानी इनके कुछ कैरेक्टर्स इनवर्टिब्रेट जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट जैसे हैं, इसलिए इनको बीच में कनेक्टिंग लिंक के तौर पर रखा गया है। तो इनको हेमी का मतलब है हाफ, कॉर्डेटा का मतलब है हाफ कॉर्डेट्स या नीम कॉर्डेट, ये तर्जुमा होगा। इसके बाद इनकी हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैं और यूजुअली फाउंड इन मेरीन एनवायरमेंट्स, बहुत लिमिटेड तादाद है इनकी। हैबिट मोटाइल हैं, हरकत कर सकते हैं और फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का क्या मतलब, ये किसी के पैरासाइट्स नहीं है। और अब जनरल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, तो इधर आके फिर रिपीट किया गया है वो जो हम इसको इग्नोर करते रहे थे। मसलन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सिलोमेट्स हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, ये सब कुछ वही। अलबत्ता दीज आर कॉल्ड एकोन वॉर्म्स, इनको एकोन वॉर्म्स कहा जाता है। एकोन एक पौधे के बीच की शेप की वजह से कहा गया। शाबलूत आपने नाम सुना होगा, शाबलूत कहते हैं, यानी एक पौधों का एक ग्रुप है जिनका कोन या उनका सीड कमोबेश इस शेप का होता है, इसको एकोन कहते हैं। इससे मिलती जुलती इनकी शक्ल है, इसीलिए इनको एकोन वॉर्म कहा गया है। तो मैं बताता हूँ इनकी शक्ल कैसी है। बहुत तफसील से डिस्कस नहीं किया गया है, जस्ट टच है। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनका जिस्म इस तरह से है। बहुत आगे का ये हिस्सा प्रोबोसिस कहलाता है और इसके बाद इनकी ये मेन बॉडी है, ये वॉर्म लाइक है, ये प्रोबोसिस। और यही प्रोबोसिस बाजों का थोड़ा सा फैला हुआ हो सकता है यूं, और ऐसा हो तो फिर इनको एकोन वॉर्म कहा जाता है। इस पार्ट को कॉलर कहा जाता है, इसको ट्रंक कहा जाता है। थोड़ा तवज्जो करें तो मैं आपको इनमें फर्क बताऊं। प्रोबोसिस किसको कहते हैं पहले ये समझ लें। उर्दू में इसको कहा जाता है सूंड। सूंड देखी है कभी किसी एनिमल की? वो हाथी की। कभी गौर किया है हाथी की उस एक्स्ट्रा चीज को सूंड क्यों कहते हैं? तो प्रोबोसिस इसी स्ट्रक्चर का नाम है जो मुंह से आगे एक्सटेंडेड हो। तवज्जो करना, मैं दोबारा बताता हूँ ये जुमला। हाथी की सूंड पर गौर करें तो वो दरअसल हाथी का ऊपर वाला लिप, होंठ और नाक दोनों मिलकर बना है। इसीलिए हाथी जब खाता है तो उससे पकड़ के इधर नीचे डालता है। उसका निचला लिप बहुत छोटा है, ऊपर वाला लिप इतना बड़ा होकर सूंड में तब्दील हुआ है। तो सूंड कहते हैं ऐसी एक्सटेंशन को जो मुंह से आगे निकली। इनका मुंह दरअसल इधर है, ये माउथ है। तो अब आप खुद बताएं कि ये मुंह से आगे एक्सटेंडेड नहीं है। नहीं समझ रहे आप, गौर नहीं करेंगे। मैं आपको यूं बता रहा हूं। फर्ज करें इससे पहले बहुत सारे एनिमल में देखा, यहां पर माउथ था ना, बिल्कुल टर्मिनल माउथ था, तो हमने प्रोबोसिस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी एनिमल का भी मुंह इधर होता, इधर कहीं, और ये आगे एक्सटेंशन होती, तो हम इस एक्सटेंडेड पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। इससे पहले कोई एनिमल हमें नजर नहीं आया था, यहां पहली दफा ऐसा हुआ। इसलिए प्रोबोसिस हमेशा आज के बाद याद रखेंगे
किस पार्ट को कहा जाता है? एनी एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ बॉडी इन फ्रंट ऑफ माउथ। मुंह से आगे जो भी चीज लंबी होगी उसको प्रोबोसिस कहेंगे। अच्छा, इधर ये जो बॉडी है, ट्रंक जिसको कहते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल गिल्स हैं और गिल्स पानी में सांस लेने वाले ऑर्गन्स को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिंगल ग्लोमेरुलस पाया जाता है। लेकिन इस ग्लोमेरुलस से पहले एक और चीज आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। इनकी जो सिलोम या बॉडी कैविटी है, ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। प्रोबोसिस, यहां पर ये सिलोम है, इधर कॉलर में सिलोम का एक पार्ट है, पीछे ट्रंक में भी सिलोम का पार्ट है। यानी सिलोम इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स और 3 पार्ट्स। प्रोबोसिस के अंदर है, ट्रंक कॉलर के अंदर है और ट्रंक के अंदर है। और ट्रंक के अंदर जो है उसी के बीच में फिर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक ही स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस कहलाती है, सिंगल ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस इनके प्रोबोसिस में मौजूद है। बाकी गिल्स हैं। फिर इसकी मिसालें क्या हैं? बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। ये समुद्र में आमतौर पर रेतीली जगह पर मिट्टी में धंसे रहते हैं। बस इनका इतना डिस्कशन था। अब हमारा असल मौजू आ गया कॉर्डेटा की तरफ, आखिरी फाइलम। अगर हेमी कॉर्डेटा को हम फाइलम तस्लीम कर लें तो ये 9वां फाइलम था। 10वां फाइलम है कॉर्डेटा। कभी आपने गौर किया है पाकिस्तानी बनने की क्या शराइत है? पाकिस्तानी है ना हम सब, दावा करते हैं, खाली दावा को कोई नहीं मानता। कोई शर्त होनी चाहिए, कोई आप में कोई फुल फिल किया है कोई शर्त? है जी, है आपके पास है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा। शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं ना इसको। आपको नहीं बना है? फॉर्म बे तो बना होगा। फॉर्म बे होता है। फॉर्म बे में आपकी उम्र कम है इसलिए अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना। जो ही 18 हो जाएगा आपको बन के आ जाएगा। तो फॉर्म बे भी एक तरह का शनाख्ती कार्ड है। तो उस शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए आपने कई चीजें लिख दी हैं, उधर एक फॉर्म भरा है। उस फॉर्म में जो जो कंडीशंस लगी वो पूरी करने के बाद आप पाकिस्तानी कहलाए। इसी तरह अब फाइलम कॉर्डेटा में शामिल होने की भी शराइत है। जो भी जानदार ये 4 शराइत पूरी करेगा वो कॉर्डेटा का मेंबर होगा, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। तो पहली शर्त क्या है? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। पहली शर्त कॉर्डेटा में शामिल होने की पहली शर्त क्या है? नोटोकॉर्ड मौजूद हो जिंदगी के किसी मरहले पर। दूसरी शर्त, अभी मैं समझा रहा हूं, परेशान नहीं होना। अभी मैं 4 शर्तें लिखूं फिर समझाऊंगा। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड या नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ, इसमें भी ये शर्त है। तीसरी शर्त, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। और चौथी शर्त है जिसको अक्सर अहमियत नहीं दी जाती है, अक्सर कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन शर्त तो है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। पहले ये डॉर्सल वेंट्रल का मसला हल करें, फिर हम इन तमाम नुक्तों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। इसमें 2 शर्तें हैं, एक डॉर्सल एक हॉलो। तीसरी है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स
ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। और चौथी है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले ये डॉर्सल वेंट्रल वाला किस्सा हम क्लियर करें। किसी भी जानदार को इस तरह से रखें, ये फर्ज करें एक जानदार की बॉडी है और हर जानदार के जिस्म का सेंटर में पाया जाने वाला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेंटर में कौन है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्ज करें ये डाइजेस्टिव सिस्टम है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को सेंट्रल एक्सिस कंसीडर करते हुए इससे ऊपर की तरफ जो पार्ट होगा उसको डॉर्सल कहा जाएगा, इससे नीचे की तरफ जो पार्ट होगा उसको वेंट्रल कहा जाएगा, इसके दाएं बाएं जो होगा उसको लेटरल कहा जाएगा, इसके मुंह की तरफ वाले पार्ट को एंटीरियर कहा जाएगा और उसके एनस की तरफ जो पार्ट है उसको पोस्टीरियर कहा जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी जानदार का जिस्म है, उसका मरकजी निजाम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आप अपने जिस्म पर गौर करें, बिल्कुल सेंटर में ही है और इसके ऊपर की तरफ, अब हम तो खड़े हैं ना इसलिए हमारे ऊपर नहीं हो सकता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अपोजिट पीठ की तरफ जो पार्ट है वो डॉर्सल है और पेट की तरफ वेंट्रल है। हमेशा पेट की साइड को वेंट्रल कहेंगे और उसके अतराफ को क्या कहेंगे? लेटरल। मुंह की इस एंड को क्या कहेंगे? एंटीरियर। और एनस की साइड पर जो है पिछले पार्ट को पोस्टीरियर कहेंगे। अब इन स्ट्रक्चर को रखो इधर, ये डॉर्सल वेंट्रल समझ आ गया ना? अच्छा, अब आपने जहन में ये रखना है, अगेन ये एक एनिमल है, फर्ज करते हैं ये एनिमल का जिस्म है, ये बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक लाइन से मैंने दिखाया। पहली शर्त क्या कह रही है? कॉर्डेट्स वो हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर डॉर्सल नोटोकॉर्ड होती है। ये एक लंबी स्ट्रक्चर है जो नोटोकॉर्ड कहलाती है। नोटोकॉर्ड, कॉर्ड रस्सी को कहते हैं, इसी कॉर्ड की वजह से ये कॉर्डेट कहलाए या फाइलम कॉर्डेटा कहलाए। अच्छा, आप ये बताएं रस्सी और पाइप में क्या फर्क है? हाँ, बस ये नुकता याद रखना है। रस्सी या सरिया हॉलो नहीं होता है, पाइप हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है। ये जिसको नोटोकॉर्ड कहा जा रहा है ये हॉलो नहीं है, लेकिन कहाँ है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। और अब तवज्जो करना, ये हर जानदार में, हर कॉर्डेट में होगी, लेकिन उम्र भर वो जरूरी नहीं है। मसलन हमारे अपने अंदर हम जब डेवलप हो रहे होते हैं उस वक्त ये रस्सी बन जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बनती है और इसमें मखसूस प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से निस्बतन ये सख्त होती है और उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए सपोर्ट का काम करती है। लेकिन जो जो हमारी डेवलपमेंट आगे बढ़ती है, हम बड़े हो जाते हैं या पैदा होने के करीब हो जाते हैं, तो ये टुकड़ों में कट के हड्डी में तब्दील हो जाती है। तो इससे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी बनती है। यानी हमारे पास ये ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ की शर्त इसलिए लगा है कि एम्ब्रियोनिक मरहले में हमारे जिस्म में ये मौजूद थी, बाद में ये हड्डी और वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो गई, तो उम्र भर तो नहीं रही ना हमारे साथ। लेकिन बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जिनमें उम्र भर उसी रस्सी की तरह ये कायम रहती है। तो इसका बुनियादी काम क्या है? सपोर्ट, सहारा देना है इसको, इसकी शेप मेंटेन करने में मदद करना है। तो पहली शर्त क्या है? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। यानी मैं 3 हालतें बता सकता हूँ। बाज़ जानदारों में ये उम्र भर इसी हालत में होती है, बाज़ जानदारों में एम्ब्रियोनिक मरहले में होती है, बाद में ये चेंज हो जाती है। बाज़ जानदारों में सिर्फ एम्ब्रियोनिक मरहले में होती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। 3 कंडीशन। इसके बाद दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त क्या कहती है? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इस नोटोकॉर्ड के भी ऊपर
एक और कॉर्ड होती है, ये हॉलो होती है, इसको क्या कहते हैं? नर्व कॉर्ड कहते हैं। और हमारे अंदर भी ये इसी तरह से बनी थी, नर्व कॉर्ड। ये मैं दोबारा बताता हूं, नर्व कॉर्ड कहाँ है? न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर है बल्कि नोटोकॉर्ड से भी ऊपर है ना जी। अब ये क्या हो जाती है, कुछ में ये इसी तरह रहती है उम्र भर, कुछ में ये जैसे इंसानों में ये फूल के बड़ी हो जाती है। अगला हिस्सा इस तरह से ब्रेन में तब्दील होता है, पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड में तब्दील हो जाता है। ये दोनों एक साथ हमारे अंदर तब्दील हुई। कैसे? ऊपर से ये नोटोकॉर्ड इस तरह के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में तब्दील हुई, और नीचे से ये सरिया पहले शीट की शेप में आके मुड़ के इस नर्व कॉर्ड को कवर करके फिर टुकड़ों में पड़ गया है। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं, मैं दोबारा बताता हूं। देखें, ये नर्व कॉर्ड थी, ये वक्त गुजरने के साथ, डेवलपमेंट के साथ चेंज होकर इसका अगला हिस्सा ब्रेन में तब्दील हुआ, पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड रहा। इसमें यह तब्दीली आ रही थी। उसी दौरान इसके नीचे जो नोटोकॉर्ड थी, पहले ये कैसी थी? सरिया की तरह थी, फिर ये सरिया चपटा होकर शीट बना, उस शीट ने नर्व कॉर्ड को कवर किया, कवर करने के साथ साथ शीट के टुकड़े हुए, नर्व कॉर्ड के टुकड़े नहीं हुए। और हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या पाया जाता है? वर्टेब्रल कॉलम के अंदर क्या पाया जाता है? कभी महसूस किया है? हराम मगज जिसको कहते हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर है कि नहीं है? हालांकि बनी है पहले रीढ़ की हड्डी, वो अलग नोटोकॉर्ड थी, उस वक्त नरम थी, लेकिन ये शीट की शक्ल में आके इससे ऊपर बनने वाली को कवर करके फिर टुकड़ों में तब्दील होकर हड्डी में बदल गई। ठीक हो गया? तो नर्व कॉर्ड भी उम्र भर रहे जरूरी नहीं है। कुछ जानदारों में उम्र भर इसी तरह रहती है, कुछ में ये मॉडिफाई होकर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लिया वगैरह में तब्दील हो जाती है। तो कॉर्डेट में शामिल होने की दूसरी शर्त ये थी। अब है तीसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या बताया था? प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यहां पर थोड़ा सा आप तवज्जो करें। डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से है, सेंटर में है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जब रीजनल स्पेशलाइजेशन होती है तो पहले क्या बनता है? माउथ। इसके पीछे के पार्ट को कहते हैं फेरिंग्स। हल्क जो है, हल्क, इसको फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स में तमाम कॉर्डेट्स में जिंदगी के किसी मरहले पर इस फेरिंग्स में कट्स लगे हुए हैं। फेरिंग कटा हुआ है, हल्क कटा हुआ, और ये कटा हुआ हल्क कुछ जानदारों में उम्र भर इसी तरह रहता है। जैसे मछलियां, मछली में देखा है ना, गिल स्लिट्स भी कहते हैं, मछलियों में इसी तरह रहता है, लेकिन बाकियों में ये तब्दील हो जाता है। हमारा भी था ये, इंसान भी जब डेवलप हो रहा है तो इसी तरह कट लगे होते हैं, लेकिन बाद में हमारे ये कट्स कान में तब्दील हो जाते हैं, जिसको यूस्टाचियन ट्यूब कहते हैं। कान के अंदर एक गेप है जो हल्क में उतरता है। कभी महसूस हुआ होगा, कान में दर्द हो तो कुटकर की दवाई डालो तो थोड़ी देर के बाद अंदर जायका आता है ना, ये यूस्टाचियन ट्यूब कहलाती है, उसके थ्रू आता है। तो हमारे अंदर ये जो फेरिंग्स था, ये फेरिंजियल स्लिट्स थे, कट्स थे, ये यूस्टाचियन ट्यूब में तब्दील हो गए। मछली में उम्र भर ये इसी तरह रहे। ठीक हो गया बेटा? ये है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। अब आखिरी पार्ट, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी हिस्से को हम क्या कहते हैं? एनस। और इस एनस से आगे इस तरह से दुम बनी होती है। सारे कॉर्डेट में ये भी जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर मौजूद है। अब फिर इंसान का सवाल आएगा, क्या इंसान में भी दुम थी? यस। डेवलपमेंट के दौरान इंसान में दुम बनती है, जो आस्ते आस्ते, जिस तरह फ्रॉग में भी आपने देखा होगा, फ्रॉग में छोटे टेल होती है लेकिन बाद में वो खत्म हो जाती है एडल्ट में। हमारी भी दुम होती है डेवलपमेंट के दौरान, लेकिन ये रिड्यूस होकर इस वक्त हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी में 4 छोटी हड्डियां बचती हैं, जिनको टेल बोन्स कहते हैं। तो ये हमारी जिंदगी में शुरू में थी, बाद में नहीं है। फ्रॉग में भी शुरू में थी, बाद में
नहीं है, लेकिन गाय भेड़ बकरी इनमें उम्र भर रहती है। तो दुम की पोजीशन हमेशा कहाँ होगी? एनस के बाद होगी, उसके पीछे की तरफ। मसलन इंसान का बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है तो इस शक्ल का होता है, ये हाथ पैर और पीछे ये दुम। लेकिन ये आस्ता आस्ता एपोप्टोसिस आपने सुना है ना, उसके जरिए ये खत्म हो जाती है। और गिल स्लिट्स भी इधर मौजूद होते हैं, ये हमारे बाद में किस में तब्दील हो जाते हैं? ये स्टैचियन ट्यूब में तब्दील हो जाते हैं। तो ये 4 शर्तें जो पूरी करेगा वो कॉर्पोरेट कहलाएगा।